नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, एक दूसरे को बचाने और जिताने के चक्कर में अब बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ही विपक्ष के सवालों में बुरी तरह उलझ गए हैं। महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी बीजेपी सत्ता बचाने के लिए जूझती हुई दिखाई दे रही है। पहले तो 10-11 दिन उसे मुख्यमंत्री का नाम तय करने में लग गए। अभी इतने ही दिन शायद विभागों के बंटवारे में लग जाएं, लेकिन उससे पहले जो सबसे जरूरी काम है विधायकों के शपथ ग्रहण का, ताकि पूरी विधानसभा सही ढंग से चल सके, उसी में अब अड़चन आ गई है। आज देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने अपने साथ के बाकी विधायकों के साथ तो शपथ ले ली। निर्दलीय और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी शपथ ले ली, लेकिन कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के विधायकों ने आज शपथ ग्रहण नहीं करने का फैसला लिया। सुनिए, नाना पटोले को कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी के विधायक शपथ नहीं लेंगे। आइए जरा सुन लेते हैं। सबसे पहले नाना पटोले क्या कह रहे हैं, सुनिए। महाराष्ट्र में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है कि जनता को नहीं लग रहा कि सरकार हमारे वोटों से आई है, और इससे लोग जनभावना जो है, जो मार्कंडवाड़ी में जो शुरू हुई, वो पूरे महाराष्ट्र की भावना है। और आज मॉक पोलिंग को भी अगर चुनाव आयोग विरोध करती है, सरकार विरोध करती है, तो उसके पीछे का कारण ही है कि ये सरकार गड़बड़ी से आई हुई है, लोगों के वोटों को चुरा के आई है, ये साबित करती है। सरकार ने भूमिका लेना चाहिए, सरकार ने ये भूमिका लेना चाहिए कि हाँ मॉक पोलिंग हो रही है ना, तो होने दो गांव में मॉक पोलिंग, समझने दो एक बार क्या हुआ। ये सरकार का काम था, लेकिन सरकार पुलिस के माध्यम से उनके बूथ कैप्चरिंग कर रही है, जब रेगुलर चुनाव में चुनाव से बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा है। और इसलिए आज हमने विधानसभा की वोट जो रहती है एमएलए, नए एमएलए की, वो नहीं लेने का हम लोगों ने निर्णय किया है। हम लोग उसके ऊपर आज उसका बहिष्कार किया है, और ये भूमिका हम जनता की भावनाओं को रख के कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बहिष्कार किया। ये बहिष्कार कब तक चलेगा ये देखना होगा। आज भर है बहिष्कार, या बहिष्कार सोमवार को भी, कल तो संडे है और उसके बाद मंडे, क्या आगे भी बढ़ेगा? इसके साथ ही जिस तरह एक बार फिर मरकरवाड़ी गांव में बैलेट पेपर से चुनाव न होने देने का मुद्दा तूल पकड़ रहा है, उसमें भी बीजेपी और चुनाव आयोग फंस रहे हैं। खबर यह है कि कल शरद पवार इस गांव में जाने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि अभी यह मामला आगे और बढ़ेगा। जब ईवीएम को लेकर सवाल बढ़ेंगे तो चुनाव आयोग किस तरह अपना बचाव करेगा और कहां तक बीजेपी को बचा पाएगा, यह भी देखना होगा। महाराष्ट्र का मामला बीजेपी से संभाले नहीं संभल रहा है, और अब दिल्ली में संसद सत्र के दौरान ही बीजेपी पर घेराबंदी बढ़ती जा रही है। बीजेपी अब तक अडानी के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब नहीं दे पाई है, और अब किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। जी हां, किसानों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किसान अब तक धीरज के साथ शांतिपूर्ण सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे थे, और किसानों ने यह कह दिया है कि अब वो दिल्ली की तरफ बढ़कर रहेंगे, क्योंकि दिल्ली से बुलावा नहीं आ रहा है। वो चाहते हैं कि यहां दिल्ली में जो कृषि मंत्री बैठे हुए हैं शिवराज सिंह चौहान, वो उनसे बातें करें, उनके मसले को समझें, एमएसपी सहित तमाम मुद्दों को सुलझाएं, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। आइए सुनते हैं पंडेर ने क्या कुछ कहा है, किसान नेता, और यहां से क्या किसान आगे बढ़ पाएंगे ये भी देखना होगा। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा किसानों के मुद्दे पे। आइए जरा सुन लेते हैं पंडेर को। छोड़ दी, पैदल जाते किसानों के ऊपर इस तरह का जुल्म क्यों किया जा रहा है? उस गुस्से को रिलीफ करने के लिए झूठी बूटी बात पे एमएसपी पे फसल खरीद, एमएसपी देंगे, एमएसपी निश्चित करने की हमारी मांग नहीं है, पर एमएसपी का अकेला ऐलान करते हो। आप एमएसपी के ऊपर मंडी में फसलों की खरीद नहीं करते हो, वो खरीद कराने का हमारा मुद्दा है। देश को गुमराह शिवराज चौहान जी को नहीं करना चाहिए। पहले उन्होंने बोल दिया कि हम फसलों की आधी खरीद करते, आधी एमएसपी दे रहे हैं, तो आपने मान तो लिया। पहले तो एमएसपी का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम तो हमें दे रहे हैं, न्यूनतम से भी अगर 50% में खरीद रहे हैं तो आपने हमारी बात मान ली कि हम पूरा मूल्य नहीं दे रहे हैं। यही हमारी मांग है। दूसरा, अब सारी पोजीशन का जायजा लेते हुए कल 101 का जत्था 12 बजे दोनों फोरमों की ओर से रवाना होगा। हमारा जो अनशन है
जो उधर अमर अनशन है वो 12वें दिन में दाखिल हो गया, मोर्चा 299 दिन में दाखिल हो गया। हाँ, अब कल 300 दिन हो जाएगा जब जत्था हम लोग भेजेंगे। तो हम तो पीसफुली ढंग से अपने जत्थे को भेजेंगे और कोई भी जाब्ता, कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी अनुशासन जो टूटने नहीं देंगे। हमने देखा कल किस तरीके की कार्रवाई की गई हरियाणा पुलिस के द्वारा सेंट्रल पुलिस आपके 20 किसान। तो किसान नेता पंडेर को भी आप सुन रहे थे। इधर बीजेपी का जो सबसे बड़ा डर है यानी राहुल गांधी, उन्होंने एक नया मामला जनता के सामने रख दिया है, जिसमें फिर साबित हुआ है कि बीजेपी किस तरह अरबपतियों का तो ख्याल रखती है लेकिन आम जनता की जेब पर डाका डालती है। आइए जरा देख लीजिए राहुल गांधी के इस ट्वीट को, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी यहां कह क्या रहे हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि पूंजीपतियों को छूट और आम लोगों से लूट का एक और उदाहरण देखिए। एक तरफ कॉर्पोरेट टैक्स के मुकाबले इनकम टैक्स लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार गब्बर सिंह टैक्स से और ज्यादा वसूली की तैयारी कर रही है। गब्बर सिंह टैक्स मतलब जीएसटी। सुनने में आ रहा है कि जीएसटी से लगातार बढ़ती वसूली के बीच सरकार एक नया टैक्स स्लैब पेश करने जा रही है। आपकी जरूरत की चीजों पर जीएसटी बढ़ाने की योजना है। जरा सोचिए, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, लोग कब से पाई पाई जोड़कर पैसे इकट्ठा कर रहे होंगे और सरकार इसी बीच 1500 से ऊपर के कपड़ों पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% करने जा रही है। यह घोर अन्याय है। अरबपतियों को टैक्स में छूट देने और उनके बड़े से बड़े कर्ज माफ करने के लिए गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की मेहनत की कमाई को टैक्स द्वारा लूटा जा रहा है। हमारी लड़ाई इसी अन्याय के खिलाफ है। आम लोगों पर पड़ रही टैक्स की मार के खिलाफ हम मजबूती से आवाज उठाएंगे और इस लूट को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। यह कह रहे हैं राहुल गांधी। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कि जीएसटी के स्लैब में यहां पर परिवर्तन ही नहीं बल्कि एक नए स्लैब को जोड़ा जा रहा है। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने बताया है कि जीएसटी, जिसे वो गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, किस तरह डाकू की तरह जनता को लूट रहा है और उस पर मोदी सरकार का दावा है कि वो जनता के हित में काम कर रही है, उसे राहत नहीं दे रही है। यह सबसे बड़ी बात। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की यह मोर्चाबंदी क्या नई शक्ल ले सकती है? यह सवाल भी अब सियासी गलियारों में उठ रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करे, इस पर नए विकल्प सामने आ रहे हैं। ये आप अरबपति मालामाल जनता बेहाल क्यों, ये कांग्रेस पार्टी ने और उसके जरिए राजस्व की क्या प्राप्तियां हैं, ये सब यहां पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और इसके जरिए राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करूं कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करे, इस पर अब नए विकल्प सामने आ रहे हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने कांग्रेस से बेहतर नेतृत्व का दावा किया है। बीजेपी इस मामले को इंडिया गठबंधन में फूट की तरह पेश कर रही है और पेश करने में लगी हुई है, मगर यहां फिर से उसके साथ खेल हो सकता है, इसका एहसास उसे शायद नहीं है। चर्चा है कि अगर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभालती हैं तो फिर नए समीकरण बन सकते हैं। नीतीश कुमार जैसे नेताओं को फिर से साथ लिया जा सकता है, यानी वो इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। वैसे भी महाराष्ट्र में जिस तरह एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने किनारे लगा दिया है, उसके बाद नीतीश कुमार की कुर्सी भी खतरे में दिख रही है, और कुर्सी बचाने के लिए नीतीश अगर महागठबंधन के साथ आ गए तो क्या मोदी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। खैर, ममता बनर्जी के मामले में आज सुप्रिया सुले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सारे मामलों को लेकर की थी, लेकिन ममता बनर्जी के मामले में पूछे गए सवालों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है सुप्रिया सुले ने, जरा स्क्रीन पर ले आइए। तमाम बातों को समझते हैं कि सुप्रिया सुले कह क्या रही हैं। कह रही है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का अभिन्न अंग है, वो भारत की सबसे बड़ी नेताओं में से एक हैं, और एक जीवंत लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी होती है, इसीलिए अगर वे अधिक जिम्मेदारी लेना चाहें तो हम उनके साथ हैं। यानी अगर ज्यादा जिम्मेदारी लेना चाहती हैं ममता बनर्जी तो खुलकर आप ज्यादा जिम्मेदारी लीजिए और हम आपके साथ हैं, ये सुप्रिया सुले कह रही हैं। इसी तरह इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों, घटक दलों के नेताओं ने भी, जैसे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी कहा है, ये बातें कही गई हैं। आरजेडी की तरफ से भी बातें रखी गई हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव की चर्चा है। तो ये सब कुछ है, और इन सब में एक सबसे बड़ी बात कि इंडिया गठबंधन का स्वरूप आगे चलकर क्या होगा। क्या इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी संभालेंगी या उसका नेतृत्व इधर
मल्लिकार्जुन खड़गे अभी जो संभाल रहे हैं वही संभालेंगे या राहुल गांधी संभालेंगे, ये तो समय के गर्त में है। लेकिन उससे पहले समय के साथ जो चीजें चल रही हैं उसमें जो बातें आज आ चुकी हैं, जो इतिहास में तब्दील होने लगी हैं, वो है कि इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के नेताओं का शपथ लेने से मना करना, यानी विधायक अगर शपथ नहीं लेंगे तो सियासत किस करवट बैठने वाली है। यह बहुत बड़ी बात है। आइए इन तमाम मसलों पर क्या आने वाला है देश में सियासी तूफान, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी, प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ समीरात्मज मिश्र जी जुड़े हुए हैं और हेमंत कुमार जी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी, सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। सीधे आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। इंडिया गठबंधन को लेकर एक नहीं कई चर्चाएं। बीजेपी चाहती है कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़े। आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन को लेकर कई तरह की बातें हुई। नरेंद्र मोदी को नाम नहीं पच रहा था, इंडिया अलायंस, घमंडिया और क्या क्या उन्होंने कहा। अभी भी बीजेपी के लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह यहां पर फूट दिखाई दे, लेकिन ममता बनर्जी का एक बयान कि नेतृत्व में परिवर्तन होना चाहिए या नेतृत्व मजबूत होना चाहिए, इस बयान को लेकर आज लगातार चर्चा चल रही है। इस पे आए, लेकिन उससे पहले एक जो सियासी संकट जहां पैदा हो सकता है उस पर चलना जरूरी है। सियासी संकट तब पैदा हो सकता है जब विपक्ष के नेता, उसमें भी खासकर ये नेता जिसमें उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट, शरद पवार एनसीपी गुट और कांग्रेस पार्टी, नाना पटोले को आपने सुन लिया, इनका कहना है कि हमारे विधायक शपथ नहीं लेंगे क्योंकि चुनाव में धांधली हुई है। बात महाराष्ट्र की कर रहा हूं। कितना बड़ा संकट पैदा हो सकता है महाराष्ट्र में, देश की सियासत में, प्रोफेसर रविकांत जी? राजीव जी, संकट तो पहले से ही है। जब मतदाताओं के मतदान के अधिकार को इस तरह से छलनी किया जा रहा हो, लोगों को नहीं मालूम है कि वो वोट जहां डाल रहे हैं वहां वोट जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो ये सबसे बड़ा संकट है लोगों के अपने अधिकार पर। चुनाव आयोग लगातार जिस तरह का रवैया अपना रहा है, न तो विपक्ष के किसी सवाल का वो जवाब ठीक तरह से देता है और राजीव कुमार तो शायरी सुनाना शुरू कर देते हैं, और ना ही जब लोग कोई कदम उठाते हैं तो उस पर उसका कोई उदार रवैया होता है। बल्कि उल्टा ये हुआ कि महाराष्ट्र के जिस गांव ने बैलेट पेपर से मतदान करना चाहा, एक तरह से ट्रायल उन्होंने करना चाहा, तो कई लोगों के खिलाफ वहां एफआईआर दर्ज कर दी गई। वोट डालने की प्रक्रिया को तो करने ही नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र से ये एक बड़ी पहल शुरू हो रही है, और बेहतर तो ये होता राजीव जी कि अगर उसी गांव से विपक्ष के लोग एक आंदोलन शुरू करते। अब इंतजार करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम सड़क पर आकर के आंदोलन करेंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे, उन्होंने तो शपथ लेने से इनकार कर दिया। नाना पटोले साहब उसी बात को कह रहे हैं कि जो नतीजा आया वो नतीजा इसलिए हमें स्वीकार नहीं है क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हुई। चुनाव आयोग बायस्ड रहा, तमाम जगहों पर उसमें धांधली देखी गई। तो जब लोग ही संतुष्ट नहीं है तो जो विपक्ष के लोग हैं उनको तो कतई नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि ये संकट के समाधान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। संकट तो पैदा किया इस सरकार ने, संकट तो पैदा किया चुनाव आयोग ने। अब देश के लोग खड़े हो रहे हैं और विपक्षी दल खड़े हो रहे हैं उस संकट के समाधान के लिए। तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? चुनाव आयोग को क्या प्रॉब्लम है? जब आप ईवीएम से वोटिंग कराते हैं और 24 घंटे, 48 घंटे, 56 घंटे, 70 घंटे के बाद जब आप डेटा दे पाते हैं तो साहब 4 दिन और लग जाएंगे, तो क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, कहां कोई दिक्कत आ रही है? तो क्यों नहीं किसी एक राज्य में, 2 राज्य में बैलेट पेपर से चुनाव हो
और चुनाव आयोग के लिए तो अच्छा होगा कि वो बताए, देखिए हमने कराया, और लोगों की आशंकाएं, लोगों के संदेह दूर हो। संकट में तो ये डेमोक्रेसी है, और अब मुझे लगता है कि लोग तय कर रहे हैं कि हमें उसे बचाना है। ये काम तो होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का, ये काम तो होना चाहिए था चुनाव आयोग का, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। हम सत्ता की बात नहीं करते, सत्ता में जो लोग हैं वो तो किसी भी तरीके से सत्ता में रहना चाहते हैं। उसमें चाहे वो कारपोरेट जाकर के पैसे का वहां बारिश करे, चाहे वोटर लिस्ट से नाम गायब करे, नाम जोड़े, लेकिन ये जिम्मेदारी उन संवैधानिक संस्थाओं की थी कि वो लोगों के विश्वास को बचाते, और इसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये जो सरकार काम कर रही है वो सिर्फ वोटों को ही नहीं लूट रही है, अब तो उसने लोगों की अपनी कमाई को भी लूटना शुरू कर दिया है। और ये पूरा प्रोजेक्ट है। जो लोग ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी कहीं गलती कर रहे होंगे या उन्हें कुछ चीजें समझ में नहीं आती, बहुत सारे लोगों का यह भी विश्लेषण है कि ये सरकार सत्ता चलाना नहीं जानती है। मैं समझता हूं कि ये उसकी रणनीति का हिस्सा है कि लोगों को, अधिकतम लोगों को गरीब बनाइए, उनको मजबूर कर दीजिए, और फिर उनको 5 किलो राशन परोस दीजिए, लोग की टांग काट दीजिए और उनके झोली में 5 किलो राशन डाल दीजिए। आप रोजगार नहीं देंगे, 5 किलो राशन देंगे, लोगों के मुंह पर पट्टी बांध देंगे। ये बीजेपी की वही पुरानी मनुवादी मानसिकता है जिसमें बहुसंख्यक आबादी गुलाम और वंचना की शिकार रही। ये उसी तरफ देश लेकर के चलना चाहते हैं, और राजतंत्र में पूरे तरीके से तब्दील कर दिया कि कोई सवाल ना खड़ा करे। महिला पहलवान सवाल खड़े करे तो उन पे एफआईआर कर दो, किसान सवाल खड़ा करे तो उन पे एफआईआर कर दो, गांव के लोग कहें कि नहीं वोटर जो वोट हम डालेंगे इससे बैलेट पेपर से, तो उन पे एफआईआर कर दो। और राहुल गांधी अगर आंदोलन खड़ा करें तो उनको देशद्रोही करार दे दो। ये जो चल रहा है वो भारत के लिए, आधुनिक भारत के लिए, मैं नहीं जानना चाहता कि अतीत में क्या हुआ। उस मानसिकता को रेखांकित करने के लिए कभी कभी ये बताना पड़ता है जी। लेकिन हम आज के भारत की बात कर रहे हैं कि आज का भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की तरफ जा सकता है, और जो आर्थिक विषमता है उसको कम किया जा सकता है, विपन्नता कम की जा सकती है, लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन यहां तो सारी संपत्ति एक व्यक्ति के झोले में डाल दी जा रही है, देश भर की तमाम संपत्ति उनके खजाने में जा रही है। और मोदी जी जहां जहां जाते हैं भ्रमण करने के लिए जिन देशों में, उससे देश को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। अडानी साहब को प्रोजेक्ट श्रीलंका में, बांग्लादेश में, युगांडा में, दुनिया भर के देशों में। और हसरत क्या है कि अपने दोस्त को दुनिया का नंबर 1 अरबपति दिखा रहा, उस देश में जिस देश में 81 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, जिस देश में विषमता की खाई और कुपोषण दुनिया के सबसे कमजोर देशों के समान है। इस हालत में आप देश को ले जाना चाहते हैं और लोकतंत्र का भी गला घोंटना चाहते हैं, इसीलिए लोग खड़े हो रहे हैं राजीव जी। और मुझे लगता है कि लोग अब खुद उस संकट का समाधान करने की तरफ अग्रसर है, और यही एक भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे, भारत के बेहतर मुस्तकबिल का निर्माण करेंगे। जी जी बिल्कुल, भारत के बेहतर मुस्तकबिल का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो सियासी घमासान है उस घमासान पर चर्चा जरूरी है। और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सियासी तूफान आने वाला है इस देश में। अगर महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि विपक्ष शपथ न ले, विपक्ष अपने पद को ग्रहण न करे, विपक्ष के जो विधायक चुन के आए हैं, तब क्या हो सकता है? क्या यहाँ सियासी संकट आ सकते हैं, ये समझना जरूरी है। और उसके आगे भी चर्चा करेंगे, इंडिया गठबंधन की चर्चा भी करेंगे। ममता बनर्जी अगर इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरे के रूप में सामने आती हैं, यानी ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की चेयरपर्सन के रूप में अगर सामने आती हैं, तब क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है, यह भी समझेंगे। बहुत दो महत्वपूर्ण बातें इस चर्चा में आप लोगों के बीच हम लेके आएंगे। प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे समझूं, सबसे पहले महाराष्ट्र में जो आज हो रहा है और जिसमें खुलकर उद्धव ठाकरे गुट ने
आदित्य ठाकरे ने कह दिया, नाना पटोले को आपने सुन लिया, शरद पवार का भी वही कहना है, सुप्रिया सुले भी आज इस मसले पर चर्चा कर रही थी। तो बहुत कुछ यहां साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार विपक्ष महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अगर ऐसा होता है कि पीछे ना हटे, तब क्या हो सकता है, क्या क्या सियासी संकट यहां पर उत्पन्न हो सकते हैं, पैदा हो सकता है? जी देखिए राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण संदेश आज महाविकास अघाड़ी की तरफ से गया है शपथ ना लेने की वजह से। और शपथ तो वो देखिए मान लीजिए कि 2 दिन बाद ले भी लें, लेकिन आज उन्होंने संदेश बड़ा इंपॉर्टेंट दे दिया और चुनाव आयोग को सोचना पड़ेगा। जनता जो वहां की संदेश दे रही है, जैसे गांव-गांव वहां पे पोलिंग की तैयारी चल रही है, बहुत सारे रिसर्च अभी भी हो रहे हैं जो आगे आने वाले दिनों में आएंगे। फील्ड रिसर्च भी हो रहे हैं। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल ने एक डेटा दिया, एक जगह का सैंपल, कि किस तरीके से नाम काटे जा रहे हैं। इन सब पर भी बातें हो रही हैं। पैसे का फ्लो इलेक्शन में कैसे गया, ये भी बातें हो रही हैं। समस्या राजीव जी ये है कि टीएन सेशन के बाद से लेकर अभी तक चुनाव सुधार हुए ही नहीं। चुनाव सुधार पे राष्ट्रीय कोई बहस नहीं है जी। पहले आपको याद होगा कि टीएन सेशन या उसके बाद अक्सर चुनाव सुधारकों की बात होती थी, कमेटियां बनती थी, कार्यक्रम होते थे, कंसल्टेशंस होते थे। वो सब बंद हो चुका है। तो चुनाव सुधार की प्रक्रिया नहीं हो रही। हमको एक कदम और इसके आगे जाना है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस चुनाव का है वो कैसा हो। अभी तो हमको ये भी सोचना है कि रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी कैसे लाई जाए। यानी जो फर्स्ट पास द पोस्ट है, मान लीजिए कि मल्टी कॉर्नर इलेक्शन हो रहा है जिसमें किसी को 35% भी वोट मिलता है, वो भी जीत जाता है। ये कैसे करें? हमारे बाद जो जिन देशों के लोकतंत्र आए हैं बगल में, पड़ोस में, मैं कोई दूर नहीं जाना चाह रहा हूँ, भूटान और नेपाल में, उनका इलेक्शन प्रोसेस हमसे बेहतर है। तो हमको अभी ये सोचना है, लेकिन अभी तो उसके पहले हम तो वापस जो जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है कि आप ऊपर पहुंच गया फिर नीचे जी, तो अभी तो हमको उसमें हो रहा है कि इलेक्शन जो प्रोसेस है वही करप्ट हो चुका है और उसमें इलेक्शन कमीशन बजाय सुधार करने के वो एक शामिल हो चुका है। मैं जब से राजीव कुमार आए हैं, हम लोगों ने इस पे पॉडकास्ट भी किया और बताया कि किस तरीके से राजीव कुमार जो है वो फंक्शन करते हैं। तो राजीव कुमार की जो पूरी शैली है काम करने की, वो संविधान के स्कीम के अनुरूप नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन का पहला काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। संविधान का मैंडेट यही है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा? जब लेवल प्ले फील्ड होगी। यह नहीं हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आप सांप्रदायिकता, नफरत, ध्रुवीकरण सारे करने की इजाजत दें, पैसे का खुली छूट दें उनको, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का पूरा उनको आप छूट दें, आंखें बंद कर लें और फिर चुनाव करवाएं। प्रशासनिक मशीनरी भी उन्हीं के अनुरूप होने दें, फिर चुनाव करवाएं। तो ये तो लेवल प्ले फील्ड नहीं है जो राजीव कुमार ने किया। आप लोकसभा के इलेक्शन से लेके अब तक देख लीजिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड में जाते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं। क्या किया इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ? तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत गंभीर सवाल है। और इलेक्शन कमीशन जो 21st सेंचुरी का समाज है, जो भारत का लोकतंत्र है, जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, आप बड़े शान से जब विदेशों में जाते हैं, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी का रखवाला जो राजीव कुमार है, जो चुनाव आयोग है, उसके ऊपर तमाम सवाल है जी। तो कैसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है जो उसका रखवाला ही जो है वो ईमानदार न हो और उसकी ईमानदारी पे उसकी पक्षपातपूर्ण रवैया हो उसका, तो कैसे उसको समझा जाए। दूसरी बात जो
इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो अभी प्रोफेसर रविकांत कह रहे थे कि लगातार ये कोशिश हो रही है कि मिडिल क्लास, देखिए परेशानी कहाँ से है कि मिडिल क्लास, हम लोग यहाँ पे जो 6 लोग बैठे हुए राजीव जी, हम लोग मिडिल क्लास से निकले हुए लोग हैं जी। मिडिल क्लास जो है वो जनता की राय को प्रभावित करता है, और नया मिडिल क्लास जो आया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, उस मिडिल क्लास में तमाम तरीके के नए लोग आए, वंचित समाज से आए, और उन्होंने आज जो इतना बड़ा विमर्श खड़ा है, चाहे वो जातिवाद जनगणना का हो, चाहे वो आरक्षण की लिमिट का हो, चाहे वो मनुवाद को लेकर हो जी। ये विमर्श उस नए मिडिल क्लास ने खड़ा किया है, उसको वापस हाशिए में धकेलने की बात है, ये योजना है, ताकि वो मिडिल क्लास आए ही नहीं। आज आप देखिए कि ऐसे लोग जो कहां से आए, पढ़ाई की, फिल्म मेकर बने, पत्रकार बने, वकील बने, ऐसे प्रोफेसर बने, और वो अपनी बात रख रहे हैं। उनके तमाम सारे यूट्यूब चैनल जिनको मिलियंस और मिलियंस लोग देखते हैं जी, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, किताबें लिख रहे हैं। तो एक नया विमर्श इस देश में पैदा हुआ है जो कि हजारों साल में पहली बार हो रहा है। ये आरएसएस बीजेपी का योजना है कि इस नए उभरते मिडिल क्लास को वापस वहीं भेजो जहां वो था सैकड़ों साल से। जी, इसलिए ये गरीब रखने की योजना है कि बढ़ने ही मत दो, टैक्स लगाओ, जेलों में डालो। अगर राजीव जी इस उत्तर भारत में तो कम से कम मैं कह सकता हूं कि अगर जेलों के जेलर निर्वाचित होने लगे, मान लीजिए कैदी उसमें वोट दें, तो अधिकांश जेलों के जेलर हैं या तो मुसलमान होंगे या दलित या ओबीसी हो जाएंगे। जी, जेलों में डालो, मुकदमे डाल दो उनके ऊपर। तो तमाम तरीके से वंचित समाज को धकेलने का पूरा योजना है, और ये काम जो है ये मोदी सरकार बहुत महीन तरीके से कर रही, जिसको समझना चाहिए। जो नए इंटेलेक्चुअल्स आए हैं उनको समझना चाहिए, समझ रहे हैं वो। तमाम विमर्श इसीलिए सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो किसानों का हो। किसानों का मामला कौन उठाएगा? आपने कभी सुना कि किसानों का मुद्दा उठाने वाले कोई जो समाज के स्थायित्व के पक्षधर है वो भी हैं? कभी नहीं बोलेंगे। तो किसानों के मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, आरक्षण के मुद्दे, सामाजिक न्याय के मुद्दे, जातिवाद जनगणना के मुद्दे, ये सारा विमर्श आरएसएस बीजेपी की केंद्रीय योजना के खिलाफ है, और वो नया विमर्श पैदा हो रहा है। इसलिए गरीब को और गरीब रखो, मिडिल क्लास को वापस लोअर मिडिल क्लास कर दो, लोअर मिडिल क्लास को वापस गरीब कर दो, ये पूरी योजना है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज की किस योजना के तहत केंद्र सरकार या बीजेपी की सरकार जो हैं देश में अलग अलग राज्यों में वो काम कर रही हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, और उसके इंडिया गठबंधन के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है, और उसके अलावा महाराष्ट्र में जो गतिविधियां चल रही हैं उसका कितना असर देश की सियासत पर पड़ने जा रहा है, वो राहुल गांधी कुछ और पोल खोल रहे हैं, और साफ साफ जिसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, जिसमें टैक्स स्लैब बढ़ाकर या उसमें एक नए टैक्स स्लैब को लाकर कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास है उसको लोअर साइड लेके जाने की योजना है, और जो लोअर क्लास है उसको ऊपर उठाने की जगह उसको और दबाने की योजना दिखाई दे रही है। हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा करेंगे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान, कितने लोग कर रहे हैं ये आप याद कर लीजिए। तो ये सब कुछ है, लेकिन इन सब के बीच जरा आते हैं, आगे बढ़ते हैं। जरा समीर जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर हेमंत जी आपके पास आता हूं। समीर जी जरा समझो आपसे भी, कैसे देखा जाए, क्या सचमुच यहां से
एक नया समीकरण बनते हुए आप देखते हैं। महाराष्ट्र में जो चल रहा है विरोध प्रदर्शन, आप अलग अलग जगहों पे मॉक पोलिंग करवाइए और उसको भी रुकवाने की कोशिश हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिसको प्रशांत टंडन जी जिसके बारे में बता रहे थे महाराष्ट्र के गांवों में। लेकिन मरकरवाड़ी गांव के बाद से ये परिस्थितियां बनी हैं, बदली हैं कि लोग अभी बताना चाह रहे हैं कि देखिए हम किधर थे। और ये साफ है, हम लोग भी सड़कों पे थे महाराष्ट्र में, एक नहीं कई दिन तक, और वो आंधी वो तूफान कहीं दिखाई नहीं दिया कि जहां पे आप ये कह सकें कि 149 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी को 132 सीटें आ जाएंगी, ये नहीं दिखाई दे रहा था समीर जी। और ऐसे में अगर विपक्ष का कहना है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम ओथ नहीं लेंगे, हम शपथ नहीं लेंगे, क्या ये, क्योंकि हम लोग इस बारे में चर्चा करते रहे हैं कि अगर आपको विरोध करना है तो आप यहां से शुरुआत कीजिए, आप बायकॉट कीजिए चुनावों का। आपने चुनाव का बायकॉट नहीं किया तो आप शपथ ग्रहण का बायकॉट कर रहे हैं। चलिए शुरुआत तो हुई, इसकी जरूरत है। लोकतंत्र ऐसे जिंदा नहीं रहता। संविधान में जो लिखी हुई बातें हैं उन बातों के आधार पर लोकतंत्र जिंदा रहेगा, लेकिन आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अभी अभी एक और खबर आ रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, मैं नाम बता दे रहा हूं, देखिए कैसी कैसी खबरें आती हैं। सिटिंग जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव और जस्टिस दिनेश पाठक, ये दोनों विश्व हिंदू परिषद के का एक कार्यक्रम है ऑर्गेनाइज्ड बाय विश्व हिंदू परिषद लीगल सेल, उसमें जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के कार्यक्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ये और जस्टिस दिनेश पाठक पहुंच रहे हैं। ये परिस्थितियां बहुत कुछ कहती हैं, इसलिए ये अलार्म है। कैसे देखा जाए खासकर महाराष्ट्र की गतिविधियों को और देश की सियासत पर कितना असर, समीर जी? राजीव जी, जो महाराष्ट्र के इस मरकटवाड़ी गांव के लोगों ने किया है बेहद क्रांतिकारी, वो उनका एक कदम है। हालांकि उनको रोक दिया गया, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया, बड़े ये भी अचरज की बात है कि उस गांव ने चुनाव आयोग को किस तरह से चुनौती दी और उस चुनौती को किस तरह से उस चुनौती से परेशान कितना चुनाव आयोग हुआ। एक गांव की 5-7 हजार की आबादी होगी वहां की, उसने एक कदम ये उठाया जो ईवीएम की जो बेईमानी जिस कही जाती है, आरोप लगते हैं, उसको साबित करने के लिए। इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता था साबित करने वाले, जो कि गांव में सीमित लोग होते हैं और एक दूसरे को जानते रहते हैं। 5 महीने में उनकी निष्ठा भी नहीं बदल जाएगी कि किसको वोट दे रहे थे, किसको नहीं वोट दे रहे थे। और वहां भी कोई ये नहीं था कि किसी के ऊपर दबाव था, ये इसीलिए मतदान कराया जा रहा था कि आपने जिसको भी आप चाह रहे हो, जिससे ये साबित हो जाता, क्योंकि उनका दावा है कि 70% 80% गांव के लोगों ने जिस व्यक्ति को वोट दिया है वो वोट उसको नहीं मिला और वही वोट जाकर मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, या जिसको नहीं वो चाह रहे थे। इसका इससे बेहतर पुख्ता प्रमाण और क्या हो सकता था, लेकिन नहीं दिया। पर इस घटना ने जो वहां के लोगों ने किया, भले कर्फ्यू लगा दिया, उसने आप देखिए कि अब 2-3 गांव और आ रहे हैं जो उसी तरह से महाराष्ट्र में उसी तरह से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की, मॉक पोलिंग कराने की तैयारी कर रहे हैं। और उसी का असर ये है जो अभी आप कह रहे थे कि बहिष्कार की बातें बार बार हो रही थी कि आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं तो आप चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं। अब तक विपक्ष ने, लेकिन एक आज जो कदम उठाया है, अब ठीक है, शपथ तो जहां तक है कि लेंगे ही, नहीं तो इसमें संवैधानिक व्यवस्था है, शपथ नहीं लेंगे तो फिर वहां दोबारा चुनाव होंगे। लेकिन ये जो प्रतीकात्मक विरोध है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। और इसकी सबकी शुरुआत मुझे जो लग रही है, वो सबसे ज्यादा जो 95 साल के वो बाबा आढो बैठे पुणे में 3 दिन के अनशन पर, बाद फिर जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया संविधान सम्मेलन में, इन सारी चीजों का ये प्रभाव दिखाई पड़ रहा है कि विपक्ष को उतना ही पड़ेगा। अगर वो ईवीएम पर बार बार आरोप लगा रहा है, पूरी चुनावी प्रक्रिया पर आरोप लगा रहा है, तो उसको जमीन पर ही उतरना पड़ेगा। चुनाव आयोग में आप जाकर शिकायतें देते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चुनाव आयोग आपका मजाक अलग उड़ा रहा है। तो ये जो जमीन पर उतरने के लिए एक आपको जो प्रोत्साहित करने का काम किया वो मरकटवाड़ी
वाड़ी गांव के, उसका असर दिखाई पड़ रहा है कि अब जो राजनीतिक दल है जीतने के बाद भी वो कह रहे हैं कि ये ईवीएम को मिला जनादेश है, हमको स्वीकार नहीं है, इसलिए हम शपथ नहीं ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा असर है और इसका असर अब दूरगामी पड़ने जा रहा है। व्यापक स्तर पर जो पैन इंडिया मूवमेंट की तैयारी में विपक्ष लगा हुआ है, उसको ये एहसास है कि हमसे ज्यादा इस मामले में आम मतदाता परेशान है कि वो वोट जिसको दे रहा है उसको नहीं मिल रहा है और जिसको नहीं देना चाहता वोट उसको मिल रहा है। तो इस वोट देने और लेने की प्रक्रिया में बीच में कौन आ रहा है? सीधी सी बात है कि वो ईवीएम आ रही है और बहुत से लोगों को वोट देने नहीं दिया जा रहा है। और इन सारी प्रक्रिया को देख रहा है चुनाव आयोग। तो एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा जो बन रही है उसको एक संजीवनी मिलती दिख रही है कि आम मतदाता उसके साथ कितना जुड़ा हुआ है। और मुझको लग रहा है कि जो विपक्ष इस तरह से अब इतना प्रोएक्टिव होकर इसके खिलाफ उतर रहा है, उसके पीछे भी ये सबसे बड़ा दबाव है कि जो वहां जो तमाम आम लोग बता रहे हैं। अब गांव के लोगों से ज्यादा इस बात को कौन महसूस कर रहा होगा, क्योंकि गांव में ये चर्चा हो ही जाती है कि कौन किसको क्या वोट देने जा रहा है। वो कैंडिडेट उसी गांव के रहने वाले हैं जिनको हालांकि विधानसभा चुनाव उस सीट से वो जीते हैं, लेकिन वोट अपने गांव में उनको वोट नहीं मिला, गांव वाले सबने उनको वोट दिया है। तो ये अगर ये चीज हो जाता और बैलेट पेपर से ये चीज निकल आती तो चुनाव आयोग के ऊपर, चुनाव आयोग जितने दावे करता है और मजाक उड़ाता है वो साफ पता चल जाता। लेकिन आप कब तक रोकेंगे? आपने उनको बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराने दिया, उसमें कोई न तो संवैधानिक संकट था, न उसमें कोई प्रशासनिक संकट था, न उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति थी, फिर भी उसको मना कर दिया गया। तो इससे ये तो साफ कि इसका मतलब चुनाव आयोग के पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो छिपाना चाहता है, नहीं चाहता कि वो चीजें बाहर निकल कर आए। तो इस एक घटना ने ये क्रांतिकारी एक परिवर्तन लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुझको लगता है बड़ा असर होने जा रहा है और वो दिख रहा है। आज जिस तरह से शपथ नहीं ली विपक्ष के नेताओं ने खुले तौर पर उसका विरोध किया है, वो अपने आप में दिखा रहा है कि इसका मैसेज कितना बड़ा गया है मरकटवाड़ी गांव के लोगों का, गांव के लोगों ने जो फैसला किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ यहाँ से जो ये फैसला है महाविकास आघाड़ी का, ये फैसला क्या गुल खिलाएगा, कहाँ तक ये बात जाएगी, ये देखना होगा और कब तक ये रुके रहेंगे। इंडिया गठबंधन का या कहें तो महाविकास आघाड़ी का ये विरोध कब तक चलता रहेगा, ये देखना होगा और यहाँ से आने वाले चुनावों में भी इसका क्या असर पड़ता है। जरा हेमंत कुमार जी, आपसे भी समझना चाहता हूँ कि कितना दूरगामी असर पड़ सकता है, अगर सांकेतिक ही सही, लेकिन चुनाव सुधार के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना असरकारी हो सकता है ये फैसला, और आने वाले समय में क्या इसे उस दिशा में देख सकते हैं जहां चुनाव का ही बहिष्कार हो? धन्यवाद राजीव जी। जो पिछली चर्चा में भी हम लोगों ने इस पर बात की थी कि ये महाराष्ट्र के उस गांव के जो है निश्चित रूप से विपक्ष के लिए एक तरह से वो ये रास्ता दिखाता है वो पूरा गांव। तो वो और उसमें हमने ये भी कहा था कि जयप्रकाश नारायण ने जब प्रतिनिधि वापसी की बात मांग की थी तो उसमें तो ये लोग भी शामिल थे जो कि बीजेपी के लोग हैं उस जयप्रकाश जी के उस आंदोलन में। तो ये जनता को अधिकार संपन्न बनाया जाए इस मामले में कि प्रतिनिधि वापसी का अधिकार जैसा जो मसला था वो, और आज की तारीख में अगर जनता कहती है कि वो वोट किया वो वैसा नतीजा नहीं आया, हम फिर वोट आपकी आवाज कट रही है, माफी चाहूंगा, थोड़ी आवाज कट के आ रही है, थोड़ा सा रिकनेक्ट करिए या आप फिर इधर कोशिश करते हैं, दोबारा हमारे साथी आपसे कांटेक्ट करते हैं। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, इसी मसले पे आपसे समझना चाहता हूं, क्या सोचते हैं आप और कितना दूरगामी ये फैसला जो है वो असरकारी हो सकता है? राजीव जी, ये काफी असरकारी है और एक तरीके से देखा जाए तो इससे हलचल तो मची हुई है सत्ता पक्ष में भी और चुनाव आयोग में भी। मुख्य चुनाव आयोग टीवी पर थे और जिस तरह की बातें कर रहे थे उनकी जो है बेचैनी को भी समझा जा सकता है कि चूंकि हम निशाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो भी हैं और सिर्फ बीजेपी नहीं है, क्योंकि बिना चुनाव आयोग की शह के और बिना उसकी मिलीभगत के काम नहीं हो सकते। तो इसलिए जो आज घोषणा
और ये मैं आपको भी रोकना चाहूंगा। प्रोफेसर रविकांत जी, आता हूं, आप दोनों के नेटवर्क बहुत डाउन है, लेकिन प्रोफेसर साहब जरा दूसरी बात करें, हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, आएंगे। हमारे दोनों साथियों के नेटवर्क आज ज़्यादा डाउन है, लेकिन चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं तो पैरेलली इंडिया गठबंधन की भूमिका की बात भी होती है। इंडिया गठबंधन के अंदर खाने क्या सब कुछ ठीक है, इसको लेकर जितने सरकारी तंत्र, सरकारी मीडिया है, उस पर खूब चर्चा चल रही है। आप देख ही रहे होंगे लगातार शुरुआती दौर से ही, जब से इंडिया गठबंधन बना है पिछले साल 23 में, जून का महीना, जुलाई का महीना, जब पटना से इसका उदय हुआ और उसके बाद आगे बढ़ा, चुनाव ये सब साथ में लड़े और हमेशा कोशिश हुई कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़े। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसमें ममता बनर्जी की बात आ रही है। ममता बनर्जी एक कांग्रेस से एक बेहतर नेतृत्व की उम्मीद कर रही हैं। उन्होंने जो ये उम्मीद जताई बेहतर नेतृत्व की कांग्रेस से, उसको लपक लिया गया है और यहां से अलग अलग बातें हो रही हैं कि ममता बनर्जी को अध्यक्ष बना देना चाहिए, ममता बनर्जी के हवाले इंडिया गठबंधन को कर देना चाहिए। कितना असर देखते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी यहां अपनी भूमिका जिस ढंग से निभाना चाहिए नहीं निभा पा रही है? क्या इंडिया गठबंधन जो है वो पूरा का पूरा, इस इंडिया गठबंधन का जो एपी सेंटर है, कहें केंद्र बिंदु है, वो कांग्रेस के इर्द गिर्द आ गया है? क्या धुरी में कांग्रेस है और इससे अलग करने की कोशिश है? कैसे देखा जाए इसको, किस ढंग से आप देखते हैं? क्योंकि देखिए, ममता बनर्जी भी कभी ना कभी बीजेपी के साथ रह चुकी हैं। यहां तमाम घटक दल, उसमें से 99% बीजेपी के साथी रह चुके हैं कांग्रेस को छोड़ के। तो ऐसे में कांग्रेस पे भरोसा क्यों कम? प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, इंडिया अलायंस तभी मजबूत रह सकता है जब कांग्रेस उसकी धुरी में हो, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। उसकी वजह है कि एक तो कांग्रेस पार्टी पैन इंडिया पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, और दूसरा हर राजनीतिक दल को साथ लेकर के चल सकती है। अगर ये सवाल खड़ा हो रहा है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को पुनर्विचार करने की जरूरत है। इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं, वो इंडिया अलायंस के भी एक तरह से अध्यक्ष हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इंडिया अलायंस मजबूत रहे। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में हम सब ने देखा कि आम आदमी पार्टी का अलग रवैया रहा, कुछ और राजनीतिक दलों ने अलग सुर अपनाए, और ये मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के डेमोक्रेटिक होने के सबसे बड़े सबूत हैं कि उस गठबंधन में रहते हुए भी उनकी अपनी असहमतियां शेयर हो रही हैं, अपने वो विचार साझा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में पहले से ही बेहद महत्वाकांक्षा के साथ मौजूद रही है, और हम लोग इस बात को लेकर के पहले ही आशंकित थे एक तरह से कि आम आदमी पार्टी कितनी इसमें भूमिका अदा कर सकती है। चूंकि नरेंद्र मोदी का प्रहार आम आदमी पार्टी पर उतना ही हुआ, इस वजह से वो साथ आए थे, लेकिन केजरीवाल एक अलग तरह की राजनीति करते हैं और इसलिए वो कब बाहर चले जाएंगे, कब अंदर रहेंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ममता सवाल उठाया या जो इशारे में कहा, वो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के कन्वीनर की तरफ इशारा कर रही है कि एक संयोजक होना चाहिए इंडिया अलायंस में, जो उस पूरे गठबंधन को एकजुट होकर के लेकर के चले। और हम लोग जानते हैं कि इंडिया अलायंस से नरेंद्र मोदी कितना घबराए हुए थे जब ये अलायंस बनकर के तैयार हो रहा था। नीतीश कुमार शुरू में उसके साथ थे, और उस समय नरेंद्र मोदी जिस तरह से अटैक कर रहे थे, उससे ही साबित हो रहा था कि इंडिया अलायंस से बेहद घबराए हुए हैं, और आखिरी में वो नीतीश कुमार को तोड़ने में कामयाब हुए, और जिसका नतीजा हम लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी कमजोर तो हुए लेकिन सरकार बनाने में कामयाब हो गए, और उन्हीं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के बैसाखियों के सहारे आज सरकार में। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक कन्वीनर होना चाहिए, और एजेंडे को लेकर के, चुनाव को लेकर के जरूर विचार विमर्श होना चाहिए, और यहां तक कि पार्लियामेंट में किस मुद्दे पर बहस होनी है उस पर
एक साझी एकता, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए इंडिया अलायंस का, इसकी जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन अब राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं कास्ट सेंसस की, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी कास्ट सेंसस से सहमत नहीं होंगी। ये भी आएंगी, असहमतियां भी आएंगी, तो कैसे एजेंडे के साथ और एक केंद्रीय एजेंडा, राहुल गांधी जिस एजेंडे की बात कर रहे हैं, असल में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के सामने यही मुद्दा टिकाऊ हो सकता है, यही एजेंडा टिकाऊ हो सकता है कि हिंदुत्व के सामने आप सामाजिक न्याय की राजनीति को आगे लेकर के चलें। और इस राजनीति पर, इस एजेंडे पर हो सकता है कि ममता बनर्जी या दूसरे राजनीतिक दल सहमत ना हो, लेकिन जरूरत तो है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तरह का एक एजेंडा, एक विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म और ये बनाया जाए और समय समय पर अलायंस की बैठकें हों और आने वाले समय के लिए रणनीतियां तय हों। तो ममता बनर्जी के उस बयान को मुझे लगता है कि बहुत एक हेल्दी पॉलिटिक्स के रूप में लेना चाहिए, इंडिया अलायंस को भी उसी रूप में, और कांग्रेस पार्टी ने मुझे लगता है, और सुप्रिया सुले ने जो आपने दिखाया भी था, उन्होंने भी कहा है कि वो आकर के जिम्मेदारी संभाले। बहुत अनुभवी नेता है, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बंगाल की, और ममता बनर्जी अगर कोई किसी बड़ी भूमिका में आती हैं, और आज नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से जो राजधर्म की बात हुई है असम में, खास करके उसको बैन को लेकर के जो चर्चा हुई, बीफ बैन को लेकर के, तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा, और एकनाथ शिंदे जिस तरह से महाराष्ट्र में कुर्सी छोड़ करके अलग किनारे में खड़े हुए थे, नीतीश कुमार भी देख रहे होंगे कि अगली सूरत उनकी क्या होने जा रही है। हो सकता है कि नीतीश कुमार जो कहते रहे हैं उससे उलट वो कोई फैसला ले, और ये उनके लिए कोई आश्चर्यजनक भी नहीं होगा। नीतीश कुमार कब क्या कहते हैं और कब क्या करते हैं वो कोई नहीं जानता, उनके अलावा मुझे लगता है कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं जानता। तो ये सूरत जो बन रही है उसमें अलायंस के और उसके कन्वीनर की बड़ी भूमिका हो सकती है। राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है, मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 जी, प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। आप अपनी बात रख रहे थे, एक्चुअली बात राजीव जी, मैं ये कह रहा था कि वो जो महाराष्ट्र के उस गांव ने जो रास्ता दिखाया वो तो अपनी जगह है, लेकिन चिंता की बात ये है जो आज की जो लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को जिस तरह से डिफेंसिव मोड में डाला था विपक्ष ने, तो उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष और ज्यादा हमलावर होगा, लेकिन विपक्ष हमलावर होने के बदले आज की तारीख में विपक्ष बटा हुआ है। आज की खबर तो आपको भी जानकारी होगी, महाराष्ट्र में 2 बातें हुई। एक तो हुआ कि वहां इन लोगों ने, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के लोगों ने शपथ ग्रहण से इनकार किया, लेकिन सपा के लोगों ने शपथ ली वहां, और सपा के ही अबू आजमी ने आज कहा कि हम महाविकास अघाड़ी से अलग हो रहे हैं, क्योंकि बाबरी विध्वंस का जश्न मनाया है उनके उद्धव ठाकरे के विधायक मिलिंद नाउ, और इसी तरह की बातें और दूसरी जगह से आ रही है। जैसे ममता बनर्जी का जो मसला है वो, आप जो संभल की घटना हुई उसको लेकर के विपक्ष उसमें यूनाइटेडली हमलावर होने के बदले में वहां भी विपक्ष बटा हुआ नजर आया। तो कहने का मकसद ये है कि आज की तारीख में कांग्रेस को ये तय करने में क्या दिक्कत है कि भाई आप ये इंडिया अलायंस का कोई कन्वीनर होगा, कोई इसका ढांचा होगा। आज तक वो तय नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद चार सवाल ये उठता है, एक काउंटर करना चाहूंगा। सवाल ये उठता है हेमंत जी कि ये जिम्मेदारी कांग्रेस की ही क्यों? क्या कांग्रेस के हवाले कर दिया गया इंडिया गठबंधन? ये कांग्रेस की जिम्मेदारी क्यों होनी चाहिए? मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं कहता हूं कि ये जिम्मेवारी सभी लोगों की है, लेकिन अगर कांग्रेस इसमें अगर वो बिग ब्रदर की भूमिका में है तो उसकी जवाबदेही ज्यादा होती है। मैं समझता हूं जवाबदेही तो सबके ऊपर में है कि अगर आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं, और बीजेपी को क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि उनकी जो सांप्रदायिक और जो विभाजनकारी राजनीति है उसको आप देखते हैं कि देश के लिए खतरनाक है, और इस वजह से आप उसको रोकना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास कोई एक रणनीति साफ साफ होनी चाहिए थी, जो इंडिया अलायंस बनने से पहले और बनने के कुछ दिनों बाद तक
इतना मजबूत दिखाई दे रहा था कि ठीक है, उसमें अलग अलग विचारों के लोग हैं, अलग असहमतियां भी है ढेर सारी, लेकिन उन असहमतियों को लेकर के भी लोग साथ साथ चल रहे थे। लेकिन अब लग रहा है जैसे कि कोई एक गाड़ी है, जिस गाड़ी को खींचने वाले कई तरह के लोग हैं, जो कोई एक बाईं ओर जा रहा है, कोई दाईं ओर जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि बीजेपी से आप लड़ने चले हैं तो आपको कितना सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी, ये देखने की जरूरत है। आज बिहार की खबर है कि बाबा नागार्जुन जिस गांव के रहने वाले थे, जहां पैदा हुए थे, दरभंगा के तरौनी गांव में, वहां पर राम विवाह यात्रा की झांकी निकाली गई और उस पर पथराव होने की खबर आ रही है। अब बताइए कि ये जो ट्रेंड चला हुआ है कि पूरे देश में इस तरह की घटनाओं की एक तरह से श्रृंखला बनती जा रही है। तरौनी जैसा गांव, नागार्जुन के गांव में इस तरह की घटना हो रही है। तो ये जो पूरा इनका जो तौर तरीका है, उसके जरिए देश में जो पूरा माहौल बना रहे हैं, ऐसे माहौल में विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आप कैसे इनका मुकाबला दिल्ली से लेकर के और गांव की गलियों तक करें। लेकिन ऐसे माहौल में आप अगर बटे हुए दिखाई देते हैं तो इसका फायदा, क्योंकि बीजेपी ने इसको लेकर के और बीजेपी समर्थित मीडिया ने, गोदी मीडिया ने इसको एक तरह से एजेंडा बना दिया है कि देखिए इंडिया अलायंस बिखर गया, इंडिया अलायंस में आपस में बन नहीं रही है। तो ये एक बड़ी चुनौती मुझे लगता है कि है, और इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए समय आपके पास बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि राजीव कुमार जिस तरह के ये कसीदे पढ़ रहे थे एनडीटीवी पर आकर के, और जो सुना रहे थे कि ये निंदा रस का दौर चल रहा है, तो आप उम्मीद किससे करेंगे? आप लड़ना तो आप ही को पड़ेगा, न तो आपके साथ चुनाव आयोग है, न आपके साथ जुडिशरी है। अभी आपने सुनाया है कि उत्तर प्रदेश के जो 2 जज साहब विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो सरकार ने तो उनको रास्ता दिखा दिया था कि आरएसएस के कार्यक्रम जाने के लिए अब कोई पाबंदी नहीं है, सब सरकारी अधिकारी भी जा सकते हैं। तो जज साहिबानों को भी मौका मिल गया है उसमें जाने के लिए। अब जज साहिबान थोड़ा छुप छुप करके बोलते थे, अब वो खुल करके बोलेंगे। तो जो माहौल है उसमें जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, चुनाव आयोग, ये सब आपके खिलाफ होता जा रहा है। तो आप लड़ना तो आपको है, लड़ने के लिए दूसरे के का कंधा आपको मिलने वाला नहीं है। तो विपक्ष को के सामने ये बड़ी चुनौती है आज की तारीख में कि वह यूनाइटेडली और अपना एक ढांचा लेकर के सामने आए। अन्यथा क्या दिक्कत है कि आपने अब तक ढांचा कोई नहीं बनाया, आपने कोई कन्वीनर नहीं बनाया। कन्वीनर के सवाल पर नीतीश कुमार लंगी मार करके भाग गए। अब दूसरे लोग अब कह रहे हैं कि अब ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम चलाएंगे। तो अब बैठ लीजिए ना, उस पर बैठ करके बात कीजिए कि कौन चलाएगा। क्या दिक्कत है इसमें बैठने में? जी एक बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार क्या कन्वेनर के सवाल पे ही गए थे लंगड़ी मार के, या खुद को बचाने के लिए गए थे? ये बड़ा सवाल है हेमंत कुमार जी। बहुत सारे सवाल, आपकी कुछ बातों से मुझे असहमति है पर्सनली, इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे एक लंबी बहस हो सकती है इंडिया गठबंधन को लेकर, चूंकि उसके उत्थान से लेके अभी तक, शुरुआत से लेके अभी तक बहुत नजदीक से देखा है, समझा है, और जो काम अभी इंडिया गठबंधन के तहत हो रहा है, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन उस नैरेटिव को, जिस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश हो रही है एक सरकारी तंत्र के जरिए, सरकारी मीडिया के जरिए, उसको हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। इसलिए मैं इस बात को बहुत ओपनली कह रहा हूं। प्रशांत टंडन जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। हेमंत जी आऊंगा आपके पास, प्लीज आऊंगा आपके पास में। हेमंत जी आता हूं, 1 मिनट रुकिए, आपके पास जरूर आऊंगा और इन तमाम सवालों के साथ आऊंगा। थोड़ा सा प्रशांत जी को कुछ और जोड़ने की मैं चाहता हूं कि जोड़ें इस मसले पे। इंडिया गठबंधन को लेकर बात हो रही है, राहुल गांधी पे लगातार हमला हो रहे हैं। अभी आप देखे होंगे प्रशांत जी, राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं उसके बाद से हमला करने की कोशिश लगातार हो रही है। राहुल गांधी अमेरिका गए, वहां पर आप याद कीजिए आरक्षण को लेकर उनका बयान यहां दूसरे ढंग से पेश किया गया। जॉर्ज सोरोस से उनकी तुलना की गई, और जॉर्ज सोरोस की बात किसने, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहां संबित पात्रा नजर आए, उनको घेरने की कोशिश करते हुए कांग्रेस को और खासकर राहुल गांधी को। और अंदर, सदन के अंदर आप लोगों ने देखा, दुबे साहब गोड्डा से सांसद हैं, उन्होंने भी ये बातें रखी। इस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी आई है, जरा वो भी बता दीजिएगा प्रशांत जी। और बहुत इंपॉर्टेंट है
कि क्या यहां एक सोची समझी रणनीति साजिश के तहत इंडिया गठबंधन को, क्योंकि अभी तक मैं नहीं मानता पर्सनली, कई लोग सहमत होंगे कि इंडिया गठबंधन में कोई दरार है, फूट है। इंडिया गठबंधन में जो चल रहा है इससे बेहतर नहीं चल सकता, जबकि इतने दल 28 दल एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी चीज है कि अभी अभी इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, महागठबंधन की जीत हुई है झारखंड में, और उस मंच पे राहुल गांधी भी थे, उसी मंच पर अरविंद केजरीवाल भी थे, उसी मंच पर ममता बनर्जी भी थी, ये तमाम नेता थे। तो इसलिए भी ये नहीं कहा जा सकता। तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रशांत जी जरा उन मसलों को सामने आगे लाकर ये जो एक रचना, एक व्यूह रचना, एक साजिश जो रची जा रही है उसको बताइए जरा। देखिए राजीव जी, हम लोग भारत के इतिहास के एक बहुत ही जिसको कहें महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां यहां से आगे बहुत कुछ तय होना है और उसकी भूमिका बन चुकी है। जिसको कहते हैं कि खेत तैयार हो गया है, अब उसमें फसल बोनी है और फसल उगनी है। असली मसला देखिए समझते हैं हम लोग जरा क्या है। 300 पार के 400 पार के जो एग्जिट पोल आए थे और बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी छू नहीं पाई। कौन से मुद्दे काम कर गए बीजेपी के खिलाफ? संविधान, आरक्षण, जातिवाद जनगणना। ये बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए अलार्मिंग है। ये जो मनुवाद की पूरी जो पॉलिटिक्स है उसके लिए अलार्मिंग है कि भारत का जनमानस अब इस तरफ आ रहा है। तो पूरी जो सोशल इंजीनियरिंग के बावजूद, मीडिया के बावजूद, राजीव कुमार के बावजूद 400 पार का एग्जिट पोल गिर गया, धराशायी हो गया। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है इसमें राजीव जी कि इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं जनगणना जो कि डिले हो गई, 2021 में होनी चाहिए, 2024 में भी जनगणना शुरू नहीं हुई है। जनगणना में गैप आ गया है। ये केवल भारत के लिए आवश्यक नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही भी है आपको, क्योंकि उसी के आधार पर आपका यूएनडीपी के तमाम जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो बनते हैं, वहां डेटा भी जाना है। तो आपने सेंसस नहीं कराया, सेंसस की तैयारी हो रही है, और सेंसस में अगर जातिवाद जनगणना का सवाल जोड़ा गया तो बीजेपी आरएसएस की पूरी राजनीतिक जो है वो एक बड़े सवाल में घिर जाएगी। ये नहीं जोड़ना चाहते। बिहार का देखिए कि कितना परेशानी हुई इनको जब सर्वे आया। वो तो सर्वे था, जातिवाद जनगणना तो डोर टू डोर काउंटिंग है, हेड काउंट है। उसके बाद अगर ये आ जाएगा कि कौन 2% है और कौन 2% की जनसंख्या में सुप्रीम कोर्ट में 80% है, मीडिया में 90% है, ब्यूरोक्रेसी में 90% है, ये सवाल जो है भारत के जनमानस में जाएगा। फिर जनगणना का प्रोसेस चल रहा है। सरकार के लिए परेशानी की बात है कि वो जातिवाद जनगणना का फॉर्म में रखें या ना रखें। इसीलिए संभल हो रहा है, इसीलिए अजमेर शरीफ हो रहा है, इसीलिए जो है वो चंद्रचूड़ एक बयान देते हैं कि मुझे भगवान ने आदेश दिया कि क्या जजमेंट लिखो। इसलिए राजीव कुमार बड़े एक्टिव हो गए जी। इस पूरे केवल राजनीतिक बात नहीं है, ये सामाजिक यथास्थिति वाले लोग इकट्ठा हो गए एक जगह। अब ये सारी चीज चलेगी। अब क्योंकि इंडिया गठबंधन का कोर एजेंडा जो है वो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। आरक्षण की 50% लिमिट को हटाने का मामला, जातिवाद जनगणना का मामला। ममता बनर्जी, क्या ये इस पे अभी जब प्रोफेसर रविकांत भी ये बात कह रहे थे कि ममता बनर्जी ने कोई स्थिति अपनी स्पष्ट की?
बीजेपी से लड़ने का कोर जो एरियाज हैं, अडानी का मुद्दा है, जातिवाद जनगणना का मुद्दा है, आरक्षण के मुद्दे हैं। बगल में है मणिपुर के, कितनी बार मणिपुर गई वो? सवाल ये कि उनसे ज्यादा तो उनकी एक सांसद महुआ मोइत्रा राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखती हैं, जिनको पार्टी का कोई आधिकारिक वो भी नहीं है, ग्रीन सिग्नल भी, उसके बावजूद रखती हैं। तो ये जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। उनको बंगाल के अलावा बीजेपी को कहीं और शिकस्त देने में दिलचस्पी नहीं होगी। क्या ममता बनर्जी उतनी जोर शोर से महाराष्ट्र में हुई धांधली के खिलाफ आवाज उठा रही हैं? नहीं उठाएंगी। तो ये मसला इसलिए, उसके अलावा भी देखिए बीजेपी, आपको इंडिया गठबंधन को बीजेपी से चुनाव और चुनाव के बाहर भी, चुनावी राजनीति के बाहर भी, उनको इंडिया गठबंधन को बीजेपी से आरएसएस से मुकाबला करना है। उसके लिए कांग्रेस रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, एकमात्र पार्टी है देश में जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जो सोशल मीडिया पे है, जो तमाम तरीके से जनता के बीच में जाती है, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तमाम और नेता भी। तो इसलिए मैं इस पे बहुत आगे भी बात कर सकता हूं, लेकिन इसको समाप्त करते हैं कि एक राष्ट्रीय विमर्श को पैदा करना जरूरी है इंडिया गठबंधन के लिए, और वो कांग्रेस पार्टी अपने लेवल पे कर रही है। इस बात से मेरी सहमति है कि इंडिया गठबंधन का एक कोई सेक्रेटरिएट होना चाहिए। इंडिया गठबंधन की भी एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाहे महीने में 2 बार हो, बड़े मुद्दों पे होनी चाहिए, साझा रैलियां होनी चाहिए। ये बात में, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब होना चाहिए। लेकिन अगर कोई क्लेम करे कि वो लीडरशिप लेना चाहता है, तो उसको बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मुद्दों पर, जीएसटी के मुद्दों पर, क्रोनिक कैपिटलिज्म के मुद्दों पर, सामाजिक न्याय के मुद्दों पर बात रखनी चाहिए। कौन रोक रहा है आपको? किसी ने रोका ममता बनर्जी को कि आप जातिवाद जनगणना में आप अपनी बात रखें? नहीं रोका उनको। किसी मणिपुर के बारे में उन्होंने बोला, हालांकि गई नहीं शायद वो, लेकिन बोला जी, कोई नहीं रोक रहा उनको। इसलिए ये सब अभी डिबेट बिना मतलब की जो खड़ी की जा रही है राजीव जी, उसके सिर्फ वो 2 मुद्दे जो मैंने शुरू में कहा, जातिवाद जनगणना और संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर अगर 240 बीजेपी रुक गई। अब एक आखिरी बात जो आपने शुरू में सवाल पूछा कि अमेरिका ने पहली बार प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कल भी मैंने यहाँ पे एक बात रखी थी कि भारत के उपराष्ट्रपति ने एक देश के डीप स्टेट के ऊपर आरोप लगाया कि वो भारत को डिस्टेबलाइज कर रहा है, भारत को विखंडित करना चाहता है। अमेरिका ने उस पर प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने संबित पात्रा की बात पे प्रतिक्रिया दी है कि उनकी कोई अमेरिकन कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी फ्रांस की वेबसाइट को, मीडिया पार्ट जिसका नाम है, उसको फंड करती है और वो कोई भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। तो मीडिया पार्ट, उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर ने जो दिल्ली में है, उन्होंने कहा कि अमेरिका फ्री प्रेस को का समर्थक है, वो करता रहता है, इससे अमेरिकन स्टेट का कोई मतलब नहीं। देखिए सफाई की अलग बात है, लेकिन उन्होंने प्रतिक्रिया दी अमेरिका ने। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने इस पे रिएक्ट किया है। वो संबित पात्रा की वजह से रिएक्ट नहीं किया है, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जो उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पार्लियामेंट के अंदर जो बात कही है डीप स्टेट की, उस पे उनका रिएक्शन है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। समीर जी, कैसे देखा जाए, खासकर जब इंडिया गठबंधन की बात आती है, इंडिया गठबंधन की तैयारियों की बात आती है, उसकी मजबूती की बात आती है,
और वैसे में बार बार इंडिया गठबंधन के ऊपर हमले किए जाते हैं, किए जाएंगे ये इंडिया गठबंधन को। और बिल्कुल सही कह रहे थे प्रशांत जी और उनसे पहले हेमंत जी कि एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क ऐसा होना चाहिए जहां कंट्रोल पावर होना चाहिए किसी एक के पास, और ये गठबंधन आगे बढ़े उस हिसाब से काम करे। क्या आपको लगता है कि उसमें कहीं कोई कमी है? प्रशांत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसका एक प्रॉपर नेटवर्क और एक जो एक होना चाहिए कि हाँ एक गठबंधन है तो गठबंधन चल कैसे रहा है, कौन संचालित कर रहा है, उसका एक संयोजक भी होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि ये भी बात आई जब ये संयोजक की बात हो रही थी और जो शुरुआत करने वाले ही थे नीतीश कुमार कैसे पलटी मार गए, लेकिन वो अलग एक मुद्दा है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन इन सब चीजों के ना होने के बावजूद एकीकृत दिखाई पड़ा, एक साथ दिखाई पड़ा और अभी तक दिखाई पड़ रहा है, तो उसका एक प्रॉपर तरीका अगर हो और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत और सभी राज्यों में किस तरह से स्ट्रेटजी बननी है, लोकसभा चुनाव में तो ठीक है लेकिन राज्यों में भी कैसे लड़ना है, कैसे क्या करना है, तो एक उसका फायदा तो होता ही है। नियमित तौर पर मीटिंग हो रही है, अगर उसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं, यानी एक अगर व्यवस्थित तरीका उसका रहेगा तो निश्चित तौर पर जो है वो और अच्छा काम करेगा जी। लेकिन दूसरी ओर ये भी है कि और दो चीजें हैं। एक तो सत्ता पक्ष यानी जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस गठबंधन की एकजुटता से परेशान है ही है। परेशानी इसलिए भी है कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, विधानसभा में जो परिणाम आए हैं, वो परिणाम किस तरह से है कि मतदाता खुद ही उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणामों का अगर वो देखा जाए तो इस का ही प्रभाव था कि बीजेपी को इतना नुकसान हुआ है और वो कतई नहीं चाहेगी कि एकजुटता हो। चुनाव से पहले भी पूरी कोशिश की कि एकजुटता न बने, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में तो सफल रही वो कि उसने नीतीश कुमार को अपनी तरफ मिला लिया, लेकिन और जगहों पर उसको वो सफलता नहीं मिली। तो एक फैक्टर तो ये है कि वो कोशिश करेगी कि इसमें दरार पड़ती रहे और जरा सा कुछ मुद्दा हुआ, जैसे आज ये अबू आजमी वाला मुद्दा है, तो इसको लेकर मैं देख रहा हूं कि कई चैनलों पर और तमाम लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया गठबंधन बिखर गया हो। तो एक उनकी तरफ से ये पूरी कोशिश है। दूसरी तरफ ये भी है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी ये मालूम है, बहुत सारी पार्टियां, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे और पार्टियां हो, तो कांग्रेस से टूटकर ही हो गए हुए हैं, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, तो एक उनका एक उससे जुड़ाव है। और दूसरे ये भी है कि सभी घटक दलों को ये मालूम है कि हमने साथ में रहकर किस तरह का फायदा लिया लोकसभा चुनाव में, आगे भी फायदा होना है। तो उनके भीतर भी ये है कि हम अलग होकर हमें नुकसान ही होना है, उसका कोई फायदा नहीं होना है। तो ये जो मजबूती की वजह है, केवल ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई करनी है, लड़ाई तो करनी ही है, लेकिन इस लड़ाई में अगर हम एक साथ लड़ाई करेंगे तो उसका फायदा सभी पार्टियों को मिलेगा, ये सबको एहसास है, जिसका नतीजा था कि लोकसभा चुनाव में एकजुटता बनी रही। लेकिन जिस तरह से बीच बीच में ऐसी खबरें आती हैं और ये चीजें होती हैं, तो अगर एक व्यवस्थित तंत्र रहेगा इस गठबंधन का तो उससे फायदा होगा। ये ममता बनर्जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, वो चीजें एक उसको किस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, लेकिन व्यवस्थित तरीका रहेगा तो एक उसका जो काम करने का तरीका होगा और काम करने किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, एक ये भी है कि जो अकाउंटेबिलिटी है, ये सब चीजें भी तय होगी, तो बेहतर उसका फायदा भी मिलेगा अगर एक व्यवस्थित तरीका उसका होगा। लेकिन एक बात यह भी है कि इस चीज से भी बच के रहने की भी जरूरत हो। शायद बेहतर तंत्र रहने पर वो चीज भी होगी कि उसको अफवाहें जो फैलाई जाती है कि ये टूट गई, के दो नेता अगर दो पार्टियों के हैं, उनके बीच की बातों में अगर थोड़ी बहुत भिन्नता आ गई तो उसको दिखा दिया गया कि अब ये गठबंधन बिखर गया है। ऐसी चीजों से निपटने में भी सहायता मिलेगी अगर एक व्यवस्थित तंत्र होगा जो इस तरह की चीजों को ऑब्जर्व करता रहेगा। तो मुझको लगता है कि इस लेवल पर एक जरूरत तो है ही इंडिया गठबंधन को कि उस गठबंधन को भी एक प्रॉपर शेप दिया जाए, कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी जाए और कुछ लोगों की अकाउंटेबिलिटी भी तय हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी अपनी बात पूरी कीजिए। अमलेंदु जी, फिर हेमंत जी के पास आता हूं।
जी राजीव जी, एक तो महाराष्ट्र में जो चल रहा है और आज जिस तरीके से किया वहां विपक्ष ने और खासतौर से इंडिया गठबंधन ने, तो ये एक बड़ा संकेत तो है। एक तरीके से जनता का आंदोलन शुरू हुआ, उस जनता के आंदोलन को समर्थन देने की एक पहल भी है कि हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो जनादेश है, ये जनादेश नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड है और चुनाव आयोग के मिलीभगत से लिया गया है। यह संकेत एक तरीके से दिया गया, यानी कि जो मरकरवाड़ी गांव है वहां जो हो रहा है और जो तुलजापुर में हो रहा है, उसको पूरे महाराष्ट्र में फैलाने की एक ये कवायद है। और ये महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि ये पूरे देश में कवायद इसकी होगी। तो ये इसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। दूसरा जो इंडिया गठबंधन को लेकर राजीव जी बातें चल रही है, वो इंडिया गठबंधन का अपना मसला है, वो निपटेंगे कौन नेता होगा कौन नेता नहीं होगा और नेता की आवश्यकता है भी कि नहीं है। चूंकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया था कि साहब वो इसके कन्वीनर हो और प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो, तो उस समय कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि भाई पहले हम 272 तो ले आए, तब प्रधानमंत्री तय कर लेंगे। तो अभी प्रधानमंत्री की कोई बात भी नहीं है, तो अभी नेता की आवश्यकता क्या है, और अगर नेता की आवश्यकता है तो फिर वो नेता फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर बहुत सारी बातें की। लेकिन इधर जो आज अबू कासिम आजमी का जो बयान आया, वो अबू कासिम आजमी का बयान समाजवादी पार्टी का वक्तव्य नहीं समझा सकता। वो चूंकि वहां विधायक चुन के आए हैं तो उनकी अपनी बात है। अगर अखिलेश यादव इस बात को कहे तो समझा सकता है कि साहब समाजवादी पार्टी ने जो है वो आई है। तो ये अपना जो छोटे नीचे के लोग हैं वो करते रहते हैं। और आपको याद होगा राजीव जी की जब राहुल गांधी से भी सवाल पूछा गया था एक प्रेस में चुनाव से पहले कि वो लोग ये कह रहे हैं फला पार्टी का लोग है और अधीर रंजन ये कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि हाँ हमारे लोग हैं, सब चाहते हैं हमारा ज्यादा हो। तो छोटे स्तर पर बातचीत होती रहती है, ऊपर सब ठीक है। तो ऊपर अभी भी सब ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत जी प्लीज अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा था कि जो महाराष्ट्र का जो मारकरवाड़ी गांव है, वो अगर विपक्ष चाहे तो वहां से आप देश भर में लोकतंत्र बचाओ कोई अभियान शुरू कर सकते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आपको करना चाहिए ये। तो ये क्योंकि जो बीजेपी है उसके अनुसंगी उसके साथ जो संगठन है, आरएसएस है, चाहे जो कोई भी है, आज की तारीख में क्या हो रहा है, कोई एक ऐसा मुद्दा मिल जाता है उसको लेकर के तमाम लोग वो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के बदले में उस एजेंडे पर, उस हिंदुत्ववादी एजेंडे पर काम करने लगते हैं। उनके मंत्री से लेकर के और उनकी जो उपराष्ट्रपति महोदय है वो भी। तो विपक्ष को ये जो जनता ने जो एक तरह से मॉडल पेश किया है, उस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक अभियान हो सकता है। आज नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव हुआ है वो बेमानी हुई है, उसके ईवीएम का है, तो इसको एक बड़े स्केल पर ले जाने की जरूरत है। क्योंकि देश में लोकतांत्रिक आंदोलन जो अतीत में हुआ है उसने इस देश को एक नई दिशा दी है। और आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है हेमंत जी। तो मैं समझता हूं कि ये एजेंडा लेकर के विपक्ष को आगे आने की जरूरत है, तब जाकर के कुछ बात आगे बढ़ती हुई दिखेगी। वो चक्कर में घूमने के बदले में, एक सर्किल में घूमने के बदले में, वो सर्किल से बाहर निकलने का वक्त आ गया हुआ है कि आप इन चीजों को एक बड़े स्टेज पर ले जाए, एक अगले ये स्टेज पर ले जाए जहां की वहां से एक बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में हो। क्योंकि ये मांग है, लग रहा है, मुझे लगता है कि समय की मांग है कि अब ये चीजें आपको सड़कों पर तय होंगी, बहुत सारी चीजें। और मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सीपीआईएमएल के महासचिव विनोद मिश्र हुआ करते थे। उन्होंने उनका एक बहुत ऐतिहासिक भाषण है, उन्होंने कहा था कि देश के बहुत सारे मसले वो संसद में ही तय नहीं हुए हैं, बहुत सारे मसले सड़कों पर भी तय होते हैं। तो सड़कों पर आज की तारीख में बहुत सारे मसले देश के जो हैं वो सड़कों पर तय होने की स्थिति आ गई हुई है। इसलिए आपको लोकतंत्र को बचाने का जो सवाल है, संविधान को बचाने का जो सवाल है, इसको लेकर निकलने की जरूरत है। राहुल गांधी उसमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वो इस एजेंडे को लेकर के आगे रहे हैं। उनका जो उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो इसी कड़ी में थी। तो इसको एक फिर से एक लार्जर स्केल पर ले जाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जब ये होगा
तो विपक्ष और यूनाइट होगा, क्योंकि उसके सामने कोई बड़ा राजनीतिक एजेंडा लेकर के जब आप आएंगे, बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम लेकर के आएंगे देशव्यापी, तो जो आपस का जो छोटा छोटा जो पेटी इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट मुझे लगता है कि पीछे चला जाएगा और एक लार्जर नेशन का इंटरेस्ट जो है वो सामने, मुझे लगता है कि एकता का वो बड़ा सूत्र हो सकता है, एकता का एक बड़ा बिंदु हो सकता है, जहां बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो अपना छोटे छोटे इंटरेस्ट छोड़ करके उस एजेंडे पर आकर के जुटेंगी। क्योंकि आज की तारीख में तो संकट सबके सामने है। ये जो उस समय कहा जा रहा था कि चाहे तो आप मिटने के लिए तैयार रहिए या लड़ने के लिए तैयार रहिए, तो आज की तारीख में आपको तय करना है कि आपको मिट जाना है या लड़ना है। तो लड़ने के लिए तो आपको यूनाइटेडली आपको आगे और एजेंडा भी आपको सेट करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि उस एजेंडे की सब जगह वो गुंजाइश है। और जो जनता ने जो एक तरह से वहां मार्करवाड़ी की जनता ने जो सेट किया है वो, और महाराष्ट्र में आज इन लोगों ने जो कहा कि हम शपथ नहीं लेंगे, अब देखिए कितने दिनों तक इसको टालते हैं वो अलग मसला है, लेकिन एक राजनीतिक एजेंडा तो बन ही सकता है कि ऐसी विधानसभा में हम नहीं जाएंगे जहां पूरा का पूरा चुनाव चुरा लिया गया है। वो जनता भी कह रही है और हम भी कह रहे हैं। ये एक बड़ा इशू बन सकता है, एक बड़ा राजनीतिक एजेंडा बन सकता है पूरे देश के लिए। आप महाराष्ट्र का ये हरियाणा का इशू देख रहे हैं कि अब वहां पर 35-36 याचिकाएं शायद लगी हुई है, और ये 16 याचिकाएं लगी हुई है। अब फिर वहां पर और लोग भी जाने के लिए, कोर्ट जाने के लिए की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के वहां बहुत सारे लोग जो अलग अलग थे वो अब यूनाइटेड होकर के वहां पर सामने आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा इशू बनने जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में, क्योंकि देखिए अगर गोदी मीडिया अगर इसको आपके ये इंडिया अलायंस के बीच का दरार अगर दिखा रहा है तो उसको अवसर मिल जा रहा है, और इस अवसर को खत्म करने की जवाबदेही विपक्ष के ऊपर में है। जी विपक्ष के ऊपर, यानी इंडिया अलायंस के ऊपर है कि वो इस अवसर को आने न दे, यानी इंडिया अलायंस में कुछ गड़बड़ियां ना हो। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। इधर शरद पवार का भी बयान आया है, उनका भी कहना है कि अगर ममता बनर्जी चाहती हैं तो इंडिया अलायंस को लीड करें, क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल लीड करें वो, लेकिन ये कि जो मुख्य एजेंडा है देश के सामने, उस मुख्य एजेंडा पे पहले अपनी बात तो रखे वो। बीजेपी सरकार के सामने जो क्या राहुल गांधी का जो 2 मुख्य एजेंडा जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे आप, मैं राहुल गांधी का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस में भी कई लोग इस मसले पे बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें एक अदानी का मामला, लगातार हमला, और दूसरा जाति आधारित जनगणना। क्या ये मामला चाहे शरद पवार हों यानी इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, ममता बनर्जी हों, इन लोगों के लिए भी थोड़ा सा परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इस कारण भी ये परेशान है? क्या राहुल गांधी से इंडिया गठबंधन में परेशानी है? देखिए, मेरा थोड़ा सा इसमें मतलब शब्दों का एक मामला है। ये राहुल गांधी का एजेंडा नहीं है, ये देश का एजेंडा है। बिल्कुल है, राहुल गांधी इसको उठा रहे हैं। अफसोस की बात है कि दूसरे नेता उस तरीके से नहीं उठा रहे हैं जैसे उठाना चाहिए, इंक्लूडिंग जो वामपंथी दल हैं उनको उठाना चाहिए, वो भी उतनी मुखरता के साथ नहीं उठाते। देखिए, किसको इंटरेस्ट है, किसकी दिलचस्पी हो सकती है संविधान को बचाने में? संविधान को बचाने का मसला किसके पास होगा? जिसको संविधान से उम्मीद है, जो संविधान बराबरी की बात करता है, जिसको बगैर बराबरी रखी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, औद्योगिक घरानों में जो 90% है, उसकी दिलचस्पी नहीं संविधान को बचाने में। क्यों होगी? वो तो संविधान के बावजूद वहां पे है। तो संविधान की आवश्यकता उसको है जिसको मौके नहीं मिले, जिसको धक्का देके पीछे किया गया। एक बात, जब बार बार हिंदुत्व की बात आती है ना राजीव जी, तो मुझे हिंदुत्व शब्द में जो मेरे कानों तक आवाज जाती है वो जाती मनुवाद। बिल्कुल, ये इसको रंग पोत के कैमोफ्लेज किया गया है। बेसिकली ये मनुवाद है, हिंदुत्व जो है। और इसलिए
उसको संविधान से दिक्कत है, उसको जातिवाद जनगणना से दिक्कत है, उसको 50% की आरक्षण की लिमिट से दिक्कत है। तो ममता बनर्जी हो, चाहे पवार साहब हो, चाहे अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, वो अपनी लीडरशिप को प्रूव करें और प्रूव करके लाए। कोई अडानी राहुल गांधी की निजी दुश्मनी नहीं है। मोदी जी के शब्दों के हिसाब से अगर मैं कहूं कि अडानी कोई राहुल गांधी की भैंस नहीं खोल के ले गए जी, वो राष्ट्रीय संपत्ति को लूटते हैं, इसलिए मुद्दा है। और वो जनता का मुद्दा है, उठाते राहुल गांधी है, बाकी लोगों को भी उठाना चाहिए। एक बेसिक फर्क तो ये है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, जो रीजनल पार्टीज हैं उनका अपना एक फुटप्रिंट है, उस फुटप्रिंट के आगे वो नहीं जा सकते। और फिर हम दक्षिण की, हमारे दिमाग में ममता बनर्जी क्यों आती है? क्या स्टालिन कम कामयाब मुख्यमंत्री हैं? वो तो सोशल जस्टिस के भी हिमायती हैं। तो हमारे दिमाग में स्टालिन का नाम क्यों नहीं आता? जी, स्टालिन का दिमाग भी आना चाहिए। स्टालिन ज्यादा प्रभावी नेता है मेरे हिसाब से, ज्यादा अच्छे तरीके से राज्य को चलाया, क्योंकि वो हिंदी नहीं बोलते इसलिए। ये हमारे दिमाग में भी तमाम सारे जो पर्दे खींचे हुए हैं वो ये हैं कि हमारे दिमाग में जो विकल्प आएगा वो अरविंद केजरीवाल का, ममता बनर्जी का आएगा, अखिलेश यादव का आएगा। क्यों? स्टालिन क्या इनसे कम छोटे नेता हैं? ज्यादा बड़े राज्य के नेता हैं और एक वैचारिक व्यक्ति हैं, और वैचारिक उनकी पार्टी, उनकी बहुत स्पष्ट राय है हर चीज के बारे में। तो मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन को अगर रीस्ट्रक्चर करना हो, कोई ऐसा बात हो, तो स्टालिन का रोल मेरे हिसाब से तो ममता बनर्जी से ज्यादा बड़ा होना चाहिए जी। राष्ट्रीय एजेंडा के ज्यादा करीब दिखाई देते हैं वो। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वहां तक जाने की जरूरत क्या है? यहाँ कांग्रेस पार्टी में क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम भी तो हैं। और एक जिस बारे में बता रहे थे हेमंत कुमार जी, बहुत सही कह रहे थे, बड़े भाई की भूमिका में अगर है कांग्रेस अभी तक है, और तमाम जो घटक दल हैं वो इनको अगर उस हिसाब से मानते हैं। आप याद कीजिए कि बेंगलुरु की सभा में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उसमें ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को लेकर जो शब्द कहा था, आवर फेवरेट, उन्होंने कहा था हम लोगों के प्रिय राहुल गांधी, अगर वो कह रही थी तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ भी ध्यान सबकी है। ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव या स्टालिन या तमाम अरविंद केजरीवाल या उधर तेजस्वी यादव, इन सब की बात अगर की जाए तो ये तमाम नेता स्थानीय जो रीजनल पार्टीज हैं उसके हैं। कांग्रेस नेशनल पार्टी है और इस पर भी विचार करना चाहिए। मुद्दों को जिंदा कौन रख रहा है? क्या पिछले 1.5 साल से ममता बनर्जी दूसरे राज्यों में जाकर, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर इंडिया गठबंधन के बैनर तले कुछ करके आई हैं? क्या अखिलेश यादव करके आए हैं? क्या तेजस्वी यादव करके आए हैं? क्या अरविंद केजरीवाल करके आए हैं या स्टालिन करके आए हैं? ये भी जरा सोचिएगा। और इन सब को अगर आप सोचते हैं तो फिर एक ही चेहरा नजर आता है। कुछ जोड़ना चाहते हैं हेमंत जी? हाँ राजीव जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप देखिए, एक तरफ बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी किस तरह से अपने ऐसे लोगों को भी अपने मंच पर बिठाते रहते हैं जिनकी कोई राजनीतिक वक़्त उस तरह की नहीं है। लेकिन अभी आप देखेंगे कई चुनावों में, खास करके हरियाणा के चुनाव का अगर उदाहरण दिया जाए तो एक इंडिया अलायंस का चेहरा मंच पर बनाने में वहां विपक्ष नाकाम रहा। उसका एक चेहरा बनना चाहिए था, एक फोटो फ्रेम उस तरह का दिखना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि ज्यादा वो असरकारक होता। तो ये जो चिंता है विपक्ष की कि हम यूनाइटेडली लड़ रहे हैं, तो उसको वो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि तस्वीरों में भी वो साफ साफ दिखना चाहिए। वहां ये जरूरत नहीं था कि ये किस पार्टी का प्रेजेंस वहां पर है, हरियाणा में नहीं है,
वहां पर आप इंडिया अलायंस के जो लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, उनको आप बुलाते इलेक्शन कैंपेन में, उनसे कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर उनका एक स्टेट वाइड ये कार्यक्रम होना चाहिए था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस मामले में बहुत ही आर्टिकुलेट ढंग से बीजेपी काम कर रही है, और इसको मात देने के लिए आपको इस पर सोचना विचारना होगा कि हम कैसे अपने आप को उससे बीत साबित हों। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो बीत गई है बात। ये जो तस्वीर नीचे है, स्पेशली इस तस्वीर को दिखा रहा हूं, ये तस्वीर देखिए, ये अदानी के खिलाफ आखिर कांग्रेस ही एकजुट क्यों? इंडिया गठबंधन के नेता क्यों नहीं? अदानी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं वो साथ साथ मार्च क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल है। ये आज मतलब आज सैटरडे है, लेकिन ये वर्तमान, हाँ, ये सवाल सिर्फ कांग्रेस से ही नहीं है बल्कि सभी दलों से है राजीव। वही मैं भी कह रहा हूं, विपक्ष के तमाम दलों से हैं। बिल्कुल वही बात है कि ये विपक्ष के तमाम दलों से। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि चाहे जितने भी रीजनल पार्टियां हैं, जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव आरजेडी हो, चाहे उधर ममता बनर्जी हो, चाहे इधर अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, इधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, ये तमाम घटक दलों के जो नेता हैं, इन नेताओं को भी अगर ये अपने अपने राज्यों में भी ये सुनिश्चित कर लेते कि हम बहुत मजबूती के साथ लड़के आएंगे, तेजस्वी यादव जी बहुत मजबूती के साथ लड़के आएंगे और इतनी सीटें ले आएंगे बिहार से कि वो यहां केंद्र की सत्ता पर काबिज होने में मददगार साबित हो, ये काम तो कर सकते थे ना तेजस्वी यादव। मछली दिखाने मात्र से नहीं होता ना, ये भी करना होता है। और ऐसे ही काम जो है, ये काम ममता बनर्जी भी कर सकती थी। ये काम इधर अखिलेश यादव को ठीक ठाक सीटें मिल गई, वो महाराष्ट्र में ठीक ठाक सीटें मिल गई हैं, हालांकि ममता बनर्जी भी अपने मदद कर चुकी हैं। इधर अरविंद केजरीवाल आज भी तय नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने खुल के कह दिया कि कांग्रेस पार्टी और हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे दिल्ली में। क्या ये बात कांग्रेस पार्टी ने कही है? ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही है? क्या साथ में नहीं लड़ सकते? जान रहे हैं कि दिक्कत होगी, तो इसलिए बहुत कुछ है बिटवीन द लाइंस। और बात यह है कि हम सिर्फ एक तराजू एक तरफ देखने की कोशिश करते हैं, आईने के दूसरे तरफ भी देखने की कोशिश कीजिए, जहां से कुछ नहीं दिखाई देता है वहां देखने की कोशिश कीजिए कि जो लेप लगा होता है ना, उस लेप में भी कुछ है, फिगर है। प्रशांत टंडन जी, जोड़ना चाहता हूं केवल कि जो राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव है राजीव जी, वो उसकी बैंडविड्थ बहुत होती है। बिल्कुल, आपको कश्मीर के मामले में बोलना है, आपको चीन के मामले में बोलना है, आपको पर्यावरण के मामले में बोलना है, आपको संभल पे भी बोलना है, आपको दलित एट्रोसिटीज पे भी बोलना है, ट्राइबल इश्यूज पे भी बोलना है, क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ भी बोलना है, अमेरिका के साथ अगर कोई समझौता हो रहा है जो कि ठीक नहीं है, भारत के हित में नहीं है, उस पर ही बोलना है। तो एक जो नेशनल डिबेट है उसकी बैंडविड्थ बहुत ह्यूज होती है। उस बैंडविड्थ में तमाम तरीके का टैलेंट लगता है, पहली बात। दूसरी बात, समझदारी की आवश्यकता है और बोलने की हिम्मत की आवश्यकता है। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है कि अभी कांग्रेस पार्टी के अलावा दूसरे विपक्षी दल हैं, उनके पास वो नेशनल डिबेट में पार्टिसिपेट करने की वो बैंडविड्थ है। जी बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं है, और जो आप, मुझे नहीं लगता को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, ये बिल्कुल है, ये ऐसा ही है। और कहीं ना कहीं हर राज्य में अपनी अपनी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप वहाँ के आर्थिक पहलू को नहीं देखें, आप उन पहलुओं को भी देखिए। आप इकोनॉमी को देखेंगे और उसमें आप व्यापारियों को, व्यवसायियों को अपने यहाँ इनवाइट करेंगे, सब कुछ कीजिए ना, उसमें क्या जाता है। लेकिन नेशनल इश्यूज को देखने के लिए, और ऐसे में फिर आपको कांग्रेस की तरफ देखना होगा। अब ये कांग्रेस को भी है कि वो कितनी मजबूती के साथ, कितनी उदारता के साथ अपने घटक दलों को अपने अम्ब्रेला के नीचे लेकर आती है। तो चलिए, बहुत कुछ, लेकिन इतना तय है कि ये दो घटनाक्रम जो हम लोग शुरुआत में जिसकी चर्चा जहां से कर रहे हैं, वहीं आके इस चर्चा को खत्म करना चाहता हूं, समाप्त करना चाहता हूं। पहली बात, महाराष्ट्र की सियासत में जो आज हुआ, जो होने जा रहा है, उसका असर दूरगामी होगा, यह तय मानिए। और इसका असर देश के, और सबसे बड़ी चीज की, चुनाव आयोग पर भी पड़ेगा।
अब चुनाव आयोग अगर 9 रसों में से सिर्फ 4 रस की बात करता है तो फिर आगे क्या बात करें, लेकिन फिर भी ये असर पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात वो ये कि इंडिया गठबंधन में एक बार फिर भूचाल लाने की कोशिश जो हो रही है वो थम जाएगा और यहां से सियासी तूफान उठते हुए आप देखेंगे देश में। बहुत कुछ अभी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रशांत जी आपका, हेमंत जी आपका, अमलेंदु जी आपका और समीर जी आपका, साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लंबी चर्चा हो गई, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, लेकिन बहुत जरूरी है कि इन सब बातों पर खुलकर चर्चा हो।